हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द गुरुजी चैनल। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 पढ़ेंगे। इसमें 3.5 पढ़ने के लिए पहले देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं। देखिए, किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल होने की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें 3 चीज़ें पुरानी हैं और 1 चीज़ें नई हैं। जैसा कि 3.2 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि ऐसी कंडीशन बताइए कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल करके जिसके अद्वितीय हल हो, जिसके कोई हल न हो, या अपरिमित रूप से अनेक हल हों। और इसमें कहा गया जिसके अद्वितीय हल हों उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो आइए फटाफट पहले इन तीनों पुरानी चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद वज्र गुणनखंड विधि की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा अद्वितीय हल और वज्र गुणनखंड विधि के बारे में। हमने इसको 3.2 एक्सरसाइज में पढ़ा था कि यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो हम अद्वितीय हल प्राप्त करेंगे। यदि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 सभी इक्वल हैं तो इसके युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। नंबर 3 है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो युग्म का कोई हल नहीं है। और हमें वही वज्र गुणनखंड विधि से लगानी है जो अद्वितीय हल प्राप्त करो, यानी जिसके मान में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाएगा, उसी कंडीशन को हमें वज्र गुणनखंड विधि से लगाना है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि वज्र गुणनखंड विधि क्या होती है। ये है बहुत ही सिंपल वज्र गुणनखंड विधि। इसे कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला। क्या होता है? x/B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y/C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1। देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही छोटा है। देखिए, उपर्युक्त परिणाम को याद करने के लिए आपको निम्न चित्र उपयोगी हो सकता है। यानी इसे हम कैसे याद रखें? सबसे पहले x लिख लीजिए, फिर B1 B2 C1 C2 लिख लीजिए, फिर y लिख लीजिए, फिर C1 C2 A1 A2 लिख लीजिए, फिर 1 लिख लीजिए A1 A2 B1 B2। यानी देखिए B1 C1 A1 B1 B2 C2 A2 B2। इसके बाद ये तीर का निशान समझिए, B1 का मल्टीप्लाई करिए C2 में। यहाँ देखिए, दो संख्याओं के बीच के तीर के निशान सूचित करते हैं कि इन्हें गुणा करना है, यानी इन्हें इनके साथ गुणा करना है। तथा दूसरे गुणनफल को, ये पहला गुणनफल, ये दूसरा गुणनफल, दूसरे गुणनफल को प्रथम में से घटाना है। तो यहाँ पर देखिए B1 का C2 में गुणा, B1 C2 घटाना है यानी माइनस। अब इसके बाद B2 का C1 में B2 C1 हो गया। फिर अब क्या लगा देंगे यहाँ पर y/, इसके बाद C1 का A2 में गुणा, C1 A2 अपने आप क्या लग जाएगा? घटाना का, यानी कि बताया है गया कि दूसरे को पहले से घटाना है। C2 A1 यहाँ पर C2 A1, उसके बाद इज इक्वल टू 1/, कर लेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई A1 B2, यहाँ पर रहेगा A1 B2, तो ये हो जाएगा B2 है। अब इसके बाद माइनस A2 का B1 में A2 B1 हो गया ना याद। तो यहाँ पर यही होता है वज्र गुणनखंड विधि। तो यानी ध्यान ये देना है कि B1 से स्टार्ट करना है बस। B1 C1 A1 B1, B1 से शुरू B1 से ख़त्म, B2 से शुरू B2 से ख़त्म। एक्सरसाइज नंबर 3.5, इसमें क्या है कि सबसे पहले इसका पता करिए कि अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं, कि अपरिमित रूप से अनेक हल। और वज्र गुणनखंड किस में लगाना है? अद्वितीय हल की स्थिति में। सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण को नोट करते हैं, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इन कंडीशनों को, यानी A1/A2 B1/B2 C1/C2 को निकालेंगे। उसके बाद हम पता करेंगे कि इसकी कौन सी स्थिति है, अद्वितीय हल है कि
अपरिमित रूप से अनेक हल हैं कि कोई हल नहीं है। तो हम क्या करेंगे 3.2 एक्सरसाइज के तरीके से। अगर 3.2 एक्सरसाइज नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक हम नीचे दे दे रहे हैं, पहले 3.2 पढ़ लीजिए, उसके बाद 3.5 पर आइए, क्योंकि वो अगर पढ़े रहेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 की तुलना, क्योंकि हमें a1 b1 c1 चाहिए पहले समीकरण से, a2 b2 c2 चाहिए दूसरे समीकरण से, की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से करने पर, यही तो लिखते थे करने पर एक्सरसाइज नंबर 3.2 में। तो क्या करेंगे x का गुणांक यहाँ पर है a1 इज इक्वल टू, यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है तो जिसका गुणांक कुछ नहीं होता उसका गुणांक 1, y का गुणांक b1 तो यहाँ पर लिखेंगे b1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे b1 y का गुणांक b1, यहाँ पर y गुणांक है 3 यानी कि -3, तो ये हो जाएगा -3। यहाँ पर प्लस c1 तो c1 इज इक्वल टू, यहाँ पर अंक है -3। तो हमें मिल गया है a1 b1 c1 पहले समीकरण से। अब दूसरे समीकरण से निकालते हैं a2 b2 c2। तो ये दूसरा समीकरण लेते हैं 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर। तो x का गुणांक यहाँ पर है a2 और x का गुणांक यहाँ पर है 3। इसके बाद y का गुणांक यहाँ पर है b2 और y का गुणांक मतलब y के गुणा का अंक, तो y को छोड़कर जो भी है वही क्या है गुणांक। तो y के गुणा का अंक कितना है इसमें -9, और इसके बाद प्लस c2 है तो यहाँ पर लिखेंगे c2 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो अंक है अंक में कितना है -2, तो ये हो जाएगा a2 b2 c2 का मान। अब हम a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a1 अपान a2, a1 का मान है 1 अपान a2 यानी कि 3 कामा b1 अपान b2 इज इक्वल टू, b1 का मान है -3 अपान b2 का मान है -9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 का 1 में 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी कि b1 अपान b2 का मान है 1 अपान 3। तो ये a1 अपान a2 निकल गया, ये b1 अपान b2, और अब निकाल लेते हैं c1 अपान c2। तो c1 का जो मान है वो है -3, c2 का जो मान है वो है -2। तो ये माइनस कट जाएगा, तो c1 अपान c2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 अपान 2। तो अब सभी को इकट्ठा दिखाया जाता है कि कौन किसके बराबर है। तो यहाँ देखेंगे a1 अपान a2 इज इक्वल टू, देखिए इसका भी मान 1/3, इसका भी मान 1/3, यानी जितना मान a1 अपान a2 का है उतना ही मान b1 अपान b2 का। तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू b1 अपान b2, लेकिन c1 अपान c2 का मान 3/2 है, यानी कि ना इसका मान 1/3 इसका मान 1/3, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन हम किस में देखते हैं या किसके लिए होता है। पहली कंडीशन a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू, हमें चाहिए a1 अपान a2 b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो युग्म का कोई हल नहीं है, तो यह लिखेंगे युग्म का कोई हल नहीं है। तो इसको याद रखे रहिए कि इसे हम किस प्रकार से लगाएंगे, युग्म का कोई हल नहीं है, और हमें उसी को वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है जिसमें क्या लिखा रहे, जिसमें लिखा रहे अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी इसे वज्र गुणनखंड विधि से नहीं लगाना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसमें का, ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब इसे हमें पता करना है कोई तीन में से एक कंडीशन, अद्वितीय हल, जिसका कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो सबसे पहले इसे हम देखते हैं कि क्या कंडीशन इसकी आती है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे a1/a2 b1/b2 c1/c2 के रूप में पहले मान निकालेंगे। तो इसे हम व्यवस्थित करेंगे 2x + y, ये प्लस में क्योंकि बराबर 0 होना चाहिए, ये प्लस में 5 इधर आएगा तो माइनस में 5 = 0। अब ये a1x + b1y + c1 के रूप में हो गया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर। तो देखेंगे यहाँ पर x का गुणांक है a1, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 = x का गुणांक यहाँ पर है 2। अब इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे कि a1 = आ गया है 2। इसके बाद y का गुणांक है यहाँ पर b1, तो यहाँ पर y का गुणांक कुछ नहीं, तो जिसका गुणांक कुछ नहीं उसका गुणांक होता है 1। इसके बाद प्लस c1 और यहाँ पर -5, तो c1 = -5। ये निकल गया हमारा a1 b1 c1। अब इसी प्रकार से दूसरे समीकरण की सहायता लेते हैं। 3x + 2y = 0 नहीं है, तो ये +8 इधर आएगा तो -8 = हो जाएगा 0। अब यहाँ पर लिखेंगे कि तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तो हम कर देते हैं इसकी तुलना। तो x का गुणांक यहाँ पर है a2 = x का गुणांक यहाँ पर है 3, y का गुणांक यहाँ पर है b2 और यहाँ पर y का गुणांक है 2, और यहाँ पर है c2 और यहाँ पर c2 है -8। अब फटाफट निकाल देते हैं। a1/a2 = a1 का मान है 2 और a2 का मान है 3, तो ये हो गया 2/3। इसी प्रकार से निकालेंगे b1/b2, तो b1 का मान है 1 और b2 का मान है 2। इसी प्रकार से निकालेंगे c1/c2, तो c1 का मान है -5 और c2 का मान है -8, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 आ गया 8। हमें सबको देखना पड़ता है कि a1/a2 का मान बराबर है b1/b2 के कि नहीं। तो a1/a2 का मान 2/3 और b1/b2 का मान 1/2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब पहले ही बराबर नहीं है तो c1 की बात नहीं करेंगे। तो लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है, ≠ b1/b2। तो यह अद्वितीय हल है। ऐसी कंडीशन को कहा जाता है कि इसके अद्वितीय हल हैं या अद्वितीय हल होंगे। और इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अद्वितीय हल होने की स्थिति में वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए इसका मान। जैसे x y का मान हमने प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात किया, विलोपन विधि से ज्ञात किया, वैसे यहाँ पर एक विधि और नई मिली है, वज्र गुणनखंड विधि। तो यहाँ लिखेंगे वज्र गुणनखंड विधि। और वज्र गुणनखंड विधि में हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा x, उसके बाद यहाँ पर हमने कहा b1 से शुरू करिए, b1 b2 c1 c2, फिर उसके बाद यहाँ लिखिए y, c1 के बाद a1 a2, उसके बाद यहाँ लिखिए 1, और ये हो जाएगा b1 b2। तो b1 से शुरू और b1 पर ख़त्म, b2 से शुरू b2 पर ख़त्म। इसका गुणा कराएंगे इसमें और माइनस इसका गुणा कराएंगे इसमें। देखते हैं हमारा क्या बनता है। क्वेश्चन में x लिखेंगे, इसके बाद b1 b2 रखेंगे, तो b1 जो है वो है 1 और b2 जो है वो है 2। देखिए b1 यानी कि यहाँ रखना है हमें 1 और b2 उसके नीचे है, तो यहाँ लिखेंगे 2। इसके बाद c1 के नीचे c2, तो c1 का जो वैल्यू है वो है -5 और c2 है -8, c1 c2, तो c1 का है -5 और c2 उसके नीचे रखा जाएगा -8। इसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे y और इसके बाद a1 ऊपर और a2 नीचे। तो a1 का जो मान है वो है 2 और a2 का मान जो है वो है 3। तो a1 ऊपर रखना है यानी 2 यहाँ रखेंगे, उसके नीचे a2 है यानी यहाँ पर 3 रखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 1 और 1 लिखने के बाद क्या करेंगे b1 b2,
तो b1 b2 कैसे रखेंगे, पहले b1 रखेंगे फिर b2। वैसे तो b1 यहाँ पर b2 यहाँ पर दिया ही गया, फिर से देख लेते हैं। b1 कितना है 1 और b2 है 2, तो पहले लिखा जाएगा ऊपर 1 और नीचे लिखा जाएगा 2। अब इसके बाद हमने क्या कहा था कि इसके बाद x अपान जितना भी है उसको आपस में हम गुणा कर लेंगे। इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर माइनस इसका गुणा इसमें, सेम एज इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि इसका गुणा इसमें, तो x अपान इसका गुणा इसमें b1c2 माइनस b2c1। इसी प्रकार से सेम ये कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि x अपान इसका गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 1 का 8 में, 1 का -8 में गुणा, ये हो जाएगा -8। और माइनस तो अपने आप से लगाना है, कब, जब इधर को हम गुणा करने लगेंगे तब। तो 2 का -5 में गुणा, ये हो जाएगा -10, 2 का 5 में -10। अब इसके बाद इज इक्वल टू लगाएंगे y और अपान करेंगे, देखते हैं कि अपान में क्या आएगा। तो अपान क्या करें, इसका गुणा इसमें कर दें, तो -5 का गुणा करें 3 में, तो -5 गुणे 3, तो 5 तिहाई 15, माइनस आगे लगा लेते हैं, तो ये हो गया -15। और बताया गया कि जब इसका गुणा इसमें हो जाए तो इसका गुणा करिए इसमें, और उससे पहले लगा लीजिए अपने आप से माइनस, क्योंकि वज्र गुणनखंड ये कहता है कि इसका गुणा करने के बाद इसका गुणा करने से पहले क्या लगा लीजिए, माइनस। बाकी जो माइनस आते हैं वो तो ये इसमें जो प्लस माइनस लगा उससे आता है, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इसका गुणा हम इसमें करेंगे, क्या करेंगे, -8 का 2 में मल्टीप्लाई, तो -8 × 2, 8 दूना 16, तो यहाँ पर हो जाएगा -16, यानी कि -16 इज इक्वल टू 1 अपान, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, अपने आप से क्या लगाएंगे माइनस, कब, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तब। तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई, 3 का 1 में हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, x अपान -8 और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर y अपान -15 और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 16 इज इक्वल टू 1 अपान 4 में से 3 जाएगा तो ये आएगा 1। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, x अपान हमेशा प्लस से माइनस को घटाया जाता है, तो 10 में से 8 जाएगा तो ये आएगा +2 इज इक्वल टू y अपान 16 में से 15 जाएगा तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू 1 अपान 1। ये वज्र गुणनखंड विधि से हल करने का तरीका है। देखिए बहुत ही सिंपल है, अब इसको थोड़ा सा और हल करना है बस। तो यहाँ पर आया हुआ है x अपान 2 इज इक्वल टू y अपान 1 इज इक्वल टू 1 अपान 1। यहाँ पर हम नोट करेंगे x अपान 2 इज इक्वल टू y अपान 1 इज इक्वल टू 1 अपान 1। इसमें क्या होता है कि पहले वाले को x वाले को दिखाना पड़ता है 1 वाले के बराबर, यानी पहला वाला बराबर पहले के हो जाता है और दूसरा वाला भी बराबर दूसरे के हो जाता है। सिर्फ यही इतना इसमें समझना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x अपान 2 इज इक्वल टू 1 अपान 1 पहली कंडीशन, और y अपान 1 इज इक्वल टू 1 अपान 1, यानी कि x के टर्म जितने आ रहे हैं 1, x के अपान जितने आए होते हैं उसको लिखने के बाद 1 अपान जितने आ रहे हैं उसके साथ लिख देते हैं, फिर y के टर्म को इसके साथ, पहले वाले को तीसरे के साथ और दूसरे वाले को तीसरे के साथ बराबर करते हैं। तो x अपान 2 इज इक्वल टू 1 अपान 1 और y अपान जितना भी आ रहा है उसको हम लास्ट वाले के बराबर दिखाते हैं। तो x का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा x, और बीच में लगा हुआ इक्वल, तो इक्वल लगाएंगे, 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आ गया 2। और इसी प्रकार से y का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा y, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। तो ये x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इसका आंसर हो गया वज्र गुणनखंड विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3 का। नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि 3x माइनस 5y माइनस इज इक्वल टू 20। नंबर 3 है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, और इसका दूसरा नंबर है 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40।
अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी तीनों कंडीशन देखेंगे, क्या आता अद्वितीय हल है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कि कोई हल नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप में लिख करके a1 b1 c1 का मान निकालना पड़ता है। तो हम कुछ कंडीशन बता पाते हैं कि ये क्या सही है और क्या गलत है। 3x माइनस 5y प्लस 20 इधर आएगा तो माइनस 20 इज इक्वल टू 0। जब तक इज इक्वल टू 0 नहीं रहता तब तक हम इसकी तुलना नहीं करते हैं। की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से करने पर तो कर देते हैं x का गुणांक a1, x का गुणांक 3, तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, y का गुणांक b1 और यहाँ पर y का गुणांक -5, यहाँ पर है प्लस c1 और यहाँ पर है इज इक्वल टू -20 हो जाएगा। तो ये हो गया a1 b1 और c1 का मान। अब इसी प्रकार से दूसरा समीकरण लेते हैं, 6x माइनस 10y प्लस 40 इधर आएगा तो -40 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब तक इज इक्वल टू 0 नहीं होता है तब तक हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर तो x का गुणांक a2 इज इक्वल टू x का गुणांक 6, y का गुणांक b2 और y का गुणांक -10 और यहाँ पर है c2 और c2 के स्थान पर है -40। तो इस तरीके से हमने निकाला a2 b2 c2 का मान। अब हम करेंगे a1 अपान a2। तो a1 अपान a2 कितना आता है देखते हैं। तो a1 का जो वैल्यू है वो है 3 और ये है अपान 6, तो 3 अपान हो जाएगा 6। लाइन खींच लेते हैं तो आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a1 अपान a2 इज इक्वल टू 3 का 1 में 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी a1 अपान a2 इज इक्वल टू आ गया है 1 अपान 2। इसी प्रकार से b1 अपान b2 निकालते हैं तो b1 का मान है -5 और b2 का मान है -10, तो माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो हमने देखा कि b1 अपान b2 इज इक्वल टू 1 अपान 2 आया। अब इसी प्रकार से निकालते हैं c1 अपान c2। c1 का मान -20 अपान -40, तो इससे ये कट जाएगा, 21 जा 20 22 जा 40, 20 दूना 40। तो यहाँ पर c1 अपान c2 इज इक्वल टू 1 अपान 2। तो 1 अपान 2 1 अपान 2 1 अपान 2 सिंपली हमने देखा कि सभी मान आपस में बराबर हैं, यानी कि a1 अपान a2 का मान बराबर है b1 अपान b2 के, बराबर है c1 अपान c2 के। और यह कंडीशन होती है अपरिमित रूप से अनेक हल होने की। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो जब अद्वितीय हल हो तभी वज्र गुणनखंड विधि लगानी है। तो इसके अनेक हल हैं, इसीलिए हम इसमें वज्र गुणन यानी इसके आगे हम इसको नहीं लगाएं, क्योंकि उसी को वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है जिसका अद्वितीय हल हो। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 में है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये पहले से इज इक्वल टू 0 है। 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसे हमें सबसे पहले दिखाना पड़ेगा कि इसके अद्वितीय हल हैं कि नहीं हैं। तो अगर होंगे तो वज्र गुणनखंड विधि से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कि x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, पहले से इज इक्वल टू 0 है कि तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से की तुलना इससे करने पर। तो कर देते हैं तुलना, फिर से वही सिंपली x का गुणांक a1, अब तो निकाल ही लेंगे, x का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा 1, y का गुणांक b1 और यहाँ पर y का गुणांक माइनस साइन है तो -3 प्लस c1, यहाँ पर भी माइनस साइन है तो -7। तो ये हो गया a1 b1 c1 का मान। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन 3x माइनस
3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये भी इज इक्वल टू 0 है। तो कुछ नहीं करना है, की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर। तो कर देते हैं इसकी तुलना, देखते हैं क्या आता है। तो x का गुणांक यहाँ पर है a2, यहाँ पर x का गुणांक है 3, y का गुणांक b2, तो यहाँ पर y का गुणांक माइनस के साथ लिखा जाएगा -3, यहाँ पर है प्लस c2, यहाँ पर -15, तो ये हो जाएगा -15। तो इस तरीके से देखेंगे कि इसका मान कितना आता है। तो सबसे पहले निकालेंगे a1 अपान a2, तो a1 अपान a2, a1 का मान 1 अपान a2 का मान है 3। इसी प्रकार से निकाला जाएगा b1 अपान b2, तो b1 का मान है -3 और b2 का मान है -3, तो इससे ये कट जाएगा, 3 1 जा हो जाएगा 3। तो b1 अपान b2 का मान है 1 अपान 1 यानी कि 1। इसके बाद c1 अपान c2, c1 का मान -7 और c2 का मान -15, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो c1 अपान c2 इज इक्वल टू 7 अपान आएगा 15। तो हम देखेंगे कि किसका मान बराबर आया है। तो a1 अपान a2 का मान 1 अपान 3 और b1 अपान b2 का मान 1 अपान 1, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो लिखेंगे a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे कि इसका अद्वितीय हल है, और जिसका अद्वितीय हल होता है उसमें हम अप्लाई करेंगे वज्र गुणन खंड विधि, जिससे हमें मिलेगा x और y का मान। तो क्या करते हैं, x और यहाँ लिखते हैं b1 b2 c1 c2, इसके बाद लिखेंगे y, यानी कि ऐसे बीच में रहना चाहिए। फिर c1 c2 यहाँ पर हो जाएगा a1 a2, फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर हो जाएगा b1 b2। तो क्या b1 से शुरू b1 पर ख़त्म, b2 से शुरू b2 पर ख़त्म। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x लिखेंगे, फिर b1 b2 रखेंगे। तो b1 है -3 और b2 है -3, तो यहाँ पर b1 के स्थान पर भी रखें -3 और b2 के स्थान पर भी रखें -3। फिर क्या है c1 c2, तो क्या करेंगे c1 का मान -7, c2 का मान -15, तो यहाँ पर लिख लेते हैं c1 c2, तो c1 का मान -7 और c2 का मान -15। फिर इसके बीच में रहेगा y और y के बाद a1 a2, तो a1 का जो वैल्यू है वो है 1, a2 है 3, तो a1 यहाँ लिखा जाएगा 1 और a2 यहाँ लिखा जाएगा 3। इसके बाद इसके बीचों बीच में है 1, तो 1 यहाँ पर b1 b2, तो b1 जो है वो है -3 और b2 है -3, तो ये हो जाएगा -3। अब इसके बाद हम अपान लगा करके इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x अपान, क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें गुणा, यानी कि इसका इसमें गुणा। तो अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्या होता है b1 से शुरू b1 से ख़त्म, अब हमको b1 b2 c1 c2 एक बार अच्छा ऐसा करिए लिखते रहिए ताकि बेस क्लियर रहे, कोई मान गड़बड़ न रहे, क्योंकि इसी मान के आधार पर तो आंसर आना है। तो b1 c2 यानी इसका गुणा इसमें, तो -3 का -15 में गुणा, माइनस का माइनस में गुणा प्लस, और 3 का 15 में, 3 का 15 में, 15 3 45, तो 3 का 15 में गुणा हो जाएगा 45 माइनस। अब इसका गुणा हम कराएंगे इसमें, तो -3 का -7 में, माइनस माइनस प्लस, 3 का 7 में, 3 का 7 में गुणा, 3 7 21, 3 7 जा 21 इज इक्वल टू लगा लेंगे अपने आप, यहाँ पर लिखेंगे y और y अपान क्या आता देखते हैं, इसका गुणा हम कराएंगे इसमें, तो -7 का 3 में गुणा, तो माइनस पहले नोट करेंगे, 7 का 3 में हो जाएगा 21, 7 3 21, अपने आप से क्या लगा लेंगे जब इधर गुणा करेंगे, तो -15 का 1 में गुणा, तो सबसे पहले माइनस अपने आप से, 15 का 1 में, 15 एकन्नम हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 1 अपान, इसका इसमें गुणा कराएं तो 1 का -3 में गुणा आता है -3, और इसके बाद इसका इसमें गुणा कराने से पहले क्या लगा लेते हैं, -3 का -3 में गुणा, तो 3 का 3 में गुणा तो 9, लेकिन -3 है तो ये हो जाएगा -9,
अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। x अपान 45 को 21 में माइनस करेंगे तो 5 को 1 में करें तो आएगा 4 और 4 को 2 में करें तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू y अपान -21, ये माइनस हो जाएगा +15 और इज इक्वल टू 1 अपान -3 माइनस प्लस और ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा x अपान 24 इज इक्वल टू y अपान प्लस से माइनस करेंगे तो प्लस से माइनस करा जाए तो 15 में से 21 नहीं जाएगा तो पहले माइनस नोट करें और यहाँ पर 21 से 15 को माइनस कर दें तो 11 में से 15 जाएगा तो ये आएगा 5 जाएगा तो ये आएगा 6 और 1 में से 1 जाएगा तो आएगा 0, यानी आ गया कितना -6 इज इक्वल टू 1 अपान 9 में से 3 जाएगा तो ये आएगा 6। फिर से वही कंडीशन बनी, पहले वाले को बराबर दिखाया जाएगा तीसरे से, यानी पहला इज इक्वल टू तीसरा, तो यहाँ पर हो जाएगा x अपान 24 इज इक्वल टू 1 अपान 6 और दूसरी कंडीशन क्या होती है y अपान -6 इज इक्वल टू 1 अपान 6। तो हम पहले को बराबर दिखाते हैं तीसरे के और दूसरे को भी, ये पहला दूसरा तीसरा, पहले को तीसरे से दिखाते हैं दूसरे को भी दिखाते हैं तीसरे के बराबर। तो x का 6 में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24 का 1 में 24, x इज इक्वल टू 24 अपान हो जाएगा, गुणांक कहाँ जाता है बटे में, तो हम क्या करेंगे इसको हम काट देंगे। तो 6 का 4 में 6 चौक कितना होता है 24, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। अब इसी प्रकार से यहाँ हल करेंगे, y का 6 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 इंटू वाई, -6 का 1 में मल्टीप्लाई करें -6, y बराबर गुणांक कहाँ जाएगा बटे में, 6 -6 है गुणांक आ गया बटे में, 6 1 जा 6, तो y इज इक्वल टू आ गया -1। तो इस तरीके से हमने देखा कि x इज इक्वल टू हो गया 4 और y इज इक्वल टू आ गया -1, यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसके पढ़िए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।